Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. My name is Imran and you are watching Physics Academy. Today we are discussing the subject nuclear physics. न्यूक्लियर फिज़िक्स इम्पोर्टेंट है पीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, अब देखते हैं हम न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस को तो हम डिस्कस करेंगे ही कि ये क्या चीज़ होती है, इसका साइज़ क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है और कौन से मॉडल हमें ये बताते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है या फिर कौन सा है, कितना साइज़ है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। फिर उसके बाद प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, दो साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की बहुत कंट्रीब्यूशन है फ़िज़िक्स में और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में तो बहुत हैं उसकी कंट्रीब्यूशन। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने और न्यूक्लियस को रदरफोर्ड। मार्सन, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब इनकी हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी सेंचुरी में ये चीज़ें डिस्कवर की। 18 सेंचुरी में डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को। फिर प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 18 सेंचुरी में ही किया गया था, 1886 और 1909। इन दो साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के ऊपर काम किया। वो इस तरह के गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन डिस्कवर किया था तो उसको H पॉजिटिव का नाम दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने उसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन करके तो उसको फिर नेम दिया एज प्रोटॉन का, नेम्ड एज प्रोटॉन। जो 18 सेंचुरी में था उसको हम H पॉजिटिव कहते थे, नाम उसका कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने उसका बाकायदा एक नाम रखा जिसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। अब चैडविक ने इन 1932 न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इन 1911 न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। अब इनकी चार्ज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर। सिंपल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसके लिए ज़ीरो, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो 3 इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें जे थॉमसन, जे थॉमसन जिसको कहते हैं एटॉमिक मॉडल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट ये हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। और फिर थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था बोर्स ने, बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम इस वीडियो में जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम मैट्रिक बेस पे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम तो सबसे पहले हमारे पास जे थॉमसन मॉडल है जो कि एटॉमिक मॉडल है। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो न्यूक्लियर मॉडल था और बोर्स ने भी एटॉमिक मॉडल किया था। तो सबसे पहले हमारे पास थॉमसन मॉडल है और वो एटॉमिक मॉडल है। ठीक है,
तो जे थॉमसन ने 1897 में ये एक्सपेरिमेंट किया और इसका एक और नाम भी है जिसको हम प्लम पुडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके एक जो मेन वजह जो ड्रॉबैक्स पे में भी हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले थॉमसन मॉडल ने काम किया था न्यूक्लियस के ऊपर, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस वक्त न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो हम देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, कि हमें ये क्या बताता है। फर्स्ट जो हमारे पास इसका पॉइंट है वो ये है कि इन एटम पॉजिटिव चार्जेस आर spherically cloud distributed in atom। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एटम मौजूद है और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके ऊपर स्फेयर मौजूद है। नेगेटिव स्फेयर के बगैर मौजूद है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि एवरी स्फेयर, जो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर स्फेयर है, एवरी स्फेयर इज़ 10⁻⁻10 मीटर। अब उसने हमें साइज़ भी बता दिया है कि इसका साइज़ कितना होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इस मॉडल को प्लम और पुडिंग मॉडल कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल, तो पॉजिटिव चार्जेस को पुडिंग, एक और पॉइंट दे देते हैं, नेगेटिव चार्जेस और मॉडल को प्लम और पुडिंग मॉडल कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल, तो पॉजिटिव चार्जेस को आर कॉल्ड पुडिंग। एक और पॉइंट दे देते हैं, नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड प्लम। अब फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे टीचर जो है इंटरव्यू में पूछते हैं कि न्यूक्लियस के एटम के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एटम श्रिंक क्यों नहीं कर जाता, क्योंकि उसका साइज़ छोटा क्यों नहीं हो जाता, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि पॉजिटिव शेल attracts the negative shell and electrons, जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, ट्राई टू मूव, वो कोशिश करते हैं कि सेंटर में रहें। जितने भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सेंटर में रहें, क्योंकि सेंटर में जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। मूव टूवर्ड सेंटर
सेंटर। बट अब हमें जो हमारी रीज़न है कि शेल श्रिंक क्यों नहीं होता, एटम श्रिंक क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि रिपल्शन फोर्स भी होती है, बट ड्यू टू रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स repel each other। अब इस पॉइंट को मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाता हूँ। ये आप एग्जांपल ले लें, एक एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव शेल मौजूद है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर पॉजिटिव शेल मौजूद है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोशिश करते हैं कि हम सेंटर की तरफ जाएं, ठीक है, और ये वाली अट्रैक्टिव फोर्स भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में रिपल्शन फोर्स भी तो होगी, उस रिपल्शन फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर की तरफ नहीं जा सकते, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं जा सकते और एटम श्रिंक नहीं कर सकता, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है इसका वो है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम और नॉट डिफाइंड, लाइन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं रिमूव होने के लिए, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है, उसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसके ऊपर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है उसको जो मैं दूंगा एनर्जी, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो लिथियम या किसी और एलिमेंट का मौजूद है तो वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का होगा, ठीक है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, तो ये हमें वो नहीं बताता। नंबर 2 इसका जो पॉइंट है वह लाइट स्पेक्ट्रम आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय जे थॉमसन मॉडल। अब हमारे पास इस पॉइंट का मतलब ये है कि जे थॉमसन ने जो एलिमेंट लिया था वो हाइड्रोजन का लिया था, ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसने लाइट स्ट्राइक की इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन उस लाइट के एमिशन की वजह से जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हुई वो भी इस मॉडल ने हमें नहीं बताई, ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वह है डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा particles are also not explained by this model। ये आगे हम रदरफोर्ड मॉडल करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन इस मॉडल ने हमें डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की कोई बात नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल करेंगे, फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।